प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे संसदात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ एवं विशेषताएं कि संसदात्मक शासन व्यवस्था हम किसे कहते हैं और इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए, हमने पिछले वीडियो में शासन के दो रूपों के बारे में पढ़ा था, लोकतंत्र और अधिनायकवाद। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें विभिन्न रूपों में इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया जाता है। लोकतंत्र का जो रूप है वो संस्थात्मक या अध्यक्षात्मक भी हो सकता है, एकात्मक और संघात्मक भी हो सकता है ना। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे अधिक प्रमुख रूप से संस्थात्मक, अध्यक्षात्मक शासन तथा एकात्मक व संघात्मक शासन के रूप को अपनाते हैं, है ना। तो संस्थात्मक शासन व्यवस्था हम कहेंगे किसे कि देखिए, सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये जो शासन के 3 अंग हैं, इनमें आपस में क्या संबंध हैं उसके आधार पर शासन का रूप बनता है। जैसे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के पारस्परिक संबंध के आधार पर शासन व्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया जाता है, और जिस शासन व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, उसे संसदात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। क्लियर कि संसदात्मक शासन व्यवस्था हम किसे कहेंगे कि जिस शासन व्यवस्था के अंदर पहली बात व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, और दूसरा जो मुख्य इसका, कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि संसदात्मक शासन व्यवस्था है क्या, कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के घनिष्ठ संबंध पर आधारित है। दूसरी बात, ये कार्यपालिका जो है, इसके अंदर कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तर। तो ऐसी शासन व्यवस्था जिसके अंतर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, उसे हम संसदात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। जैसा कि गार्नर ने भी इसकी परिभाषा देते हुए कहा है कि संसदात्मक शासन वह प्रणाली है जिसमें वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका या उसके लोकप्रिय सदन के प्रति तथा अंतिम रूप में निर्वाचक मंडल के प्रति अपनी राजनीतिक नीतियों तथा कार्यों के लिए कानूनी रूप में उत्तरदायी होती है, और राज्य का जो प्रधान है वो नाम मात्र का होता है तथा अनुत्तरदायी होता है। जैसा कि गैटल ने भी कहा है कि संसदात्मक शासन के उस रूप को कहेंगे जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद अर्थात वास्तविक कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए कानूनी दृष्टि से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। वास्तविक कार्यपालिका, नोट करिए आप। क्यों? दूसरा बात क्या कारण है, क्योंकि आधुनिक राज्यों की व्यवस्थापिका में कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं। मंत्रिमंडल वास्तव में उस सदन के नियंत्रण में होता है जिसे वित्तीय मामलों पर अधिक शक्ति प्राप्त होती है, और जो निर्वाचकों का भी अधिक सीधे ढंग से प्रतिनिधित्व करते हैं। इस शासन व्यवस्था को मंत्रिमंडलात्मक शासन या उत्तरदायी शासन के नाम से भी पुकारा जाता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था, मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था और उत्तरदायी शासन व्यवस्था, ये तीनों एक ही नाम है जो संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंदर ही आते हैं। फिर अभी देखिए, हम देखते हैं संसदात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या क्या है ना। इसकी विशेषताएं देखेंगे हम। अब ये देखेंगे कि संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत राजा या राष्ट्रपति जो प्रधान जो होता है तो नाम मात्र का प्रधान होता है, और शासन के वास्तविक प्रधान के रूप में मंत्रिपरिषद के द्वारा ही कार्य किया जाता है। लोकप्रिय निम्न सदन, हमने कहा ना व्यवस्थापिकाएं ज़्यादातर 2 सदन होते हैं उसके अंदर। जो लोकप्रिय या निम्न सदन है ना, जिसको जनता का सदन भी बोलते हैं, राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हो और राज्य के प्रधान द्वारा उस राजनीतिक दल के नेता को क्या बनाया जाता है, प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर काम करना होता है, इसलिए प्रधानमंत्री साधारणतः अपने ही राजनीतिक दल के मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। मतलब निम्न सदन के अंदर जिस राजनीतिक दल को बहुमत, उस बहुमत दल का नेता क्या कहलाएगा, प्रधानमंत्री कहलाएगा, और उस बहुमत दल का नेता अपने ही दल के व्यक्तियों का मंत्रिमंडल बनाता है, जिससे उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है ना। और एक चीज़ और इसमें है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर ही कार्य करेगा। मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यवस्थापिका में उपस्थित होकर कानून का निर्माण में भाग लेंगे, कानून बनाते हैं। व्यवस्थापिका प्रश्न पूछने तथा आलोचना करने के आधार पर मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है। जब कार्यपालिका के अंदर कौन थे, मिनिस्टर ना, तो व्यवस्थापिका उनसे प्रश्न पूछती है किसी बात पर, तो उनको उत्तर भी देने होते हैं। तो मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यवस्थापिका में उपस्थित होकर कानून का निर्माण करेंगे।
व्यवस्थापिका प्रश्न पूछेगी तो उसका उत्तर भी देंगे, है ना। विशेष परिस्थितियों में व्यवस्थापिका अविश्वास का प्रस्ताव पास करके मंत्री परिषद को भी पदच्युत कर सकती है। आपने देखा होगा कि हमने संसदीय कार्रवाई के साधन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव के बारे में भी डिटेल के अंदर पढ़ा था। तो व्यवस्थापिका अविश्वास प्रस्ताव लाकर मंत्रिपरिषद को हटा भी सकती है ना। और मंत्रिपरिषद को भी अधिकार है कि वह राज्य के प्रधान को व्यवस्थापिका के लोकप्रिय सदन के विघटन की सिफारिश करे, है ना। अगर ऐसा हो जाता है, अगर बहुमत प्राप्त नहीं होता तो विघटन भी किया जा सकता है। इंग्लैंड, भारत आदि देशों में कौन कौन सी प्रणाली चलती है? संसदात्मक शासन प्रणाली मुख्य कहाँ पे है? इंग्लैंड है संसद की जननी, और भारत में भी हमारे संसदात्मक शासन प्रणाली ही चलती है। हम देखते हैं शासन, जो संसदात्मक शासन है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। देखिए कि इसके अंदर नाम मात्र की एवं वास्तविक कार्यपालिका का भेद होता है, मतलब दोनों में अंतर होता है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है। कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता होती है ना। ऐसा नहीं जैसे 5 साल के लिए चुनते हैं लेकिन 5 साल के लिए वही रहेंगे, ऐसा नहीं है। बीच में भी विघटन हो सकता है अगर उसको बहुमत प्राप्त न हो। सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है इसमें, और प्रधानमंत्री का नेतृत्व। ये 6 जो बातें हैं वे संसदात्मक शासन प्रणाली में विशेष महत्व रखती हैं। अब हम देखते हैं कि नाम मात्र की व वास्तविक कार्यपालिका का भेद। देखिए संसदीय जो शासन है उसमें ही अंतर पाया जाता है, और राज्य का प्रधान नाम मात्र की पालिका होती है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद होती है। जैसे भारत का अपन उदाहरण लें तो राष्ट्रपति नाम मात्र की पालिका हो गई, और प्रधानमंत्री जो है वो वास्तविक कार्यपालिका होता है। नाम मात्र की कार्यपालिका इंग्लैंड के अंदर भी है, जैसे सम्राट वहाँ का जो राजा होता है ना, लेकिन वो वंशानुगत होता है। और भारत का जो राष्ट्रपति है उसको निर्वाचित किया जाता है। प्रत्येक स्थिति में सैद्धांतिक तौर पर यह पूर्ण शक्ति संपन्न होती है, लेकिन व्यवहार में वह इन शक्तियों का प्रयोग अपने विवेक के अनुसार ही, मतलब विवेक के अनुसार भी नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री इसका पूरा उपयोग करता है, और व्यवहार में उसकी उन शक्तियों का प्रयोग वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद द्वारा ही किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया नाम मात्र की कार्यपालिका कौन हुई और वास्तविक कार्यपालिका कौन हुई। दूसरा अंतर है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। तो इस अवस्था में आप ये देखिए कि दोनों अलग अलग नहीं होती है, दोनों में बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि कार्यपालिका की नियुक्ति कहाँ से होती है? व्यवस्थापिका से ही की जाती है। और कार्यपालिका अपने कार्यों और नीतियों के प्रति उत्तरदायी भी किसके प्रति होती है? व्यवस्थापिका के प्रति ही उत्तरदायी होती है। व्यवस्थापिका वही अविश्वास का प्रस्ताव पास करके कार्यपालिका को अपने पद से हटा सकती है। दूसरी ओर कार्यपालिका केवल प्रशासन संबंधी कार्य नहीं करती, बल्कि कानून के निर्माण का कार्य भी करती है। और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के घनिष्ठ संबंध में यह बात सम्मिलित है कि यदि कार्यपालिका यह सोचती है कि व्यवस्थापिका जनता के हितों का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है, तो कार्यपालिका को अधिकार होना चाहिए कि वह कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान को व्यवस्थापिका के लोकप्रिय सदन के विघटन का परामर्श दे दे। ठीक है ना। फिर तीसरा अंतर इसमें कि कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता। इस शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। कार्यपालिका उसी समय तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक कि उसे व्यवस्थापिका का विश्वास प्राप्त होता है ना। भारत में हालांकि संसदीय शासन 5 साल है इसका, लेकिन 5 साल से पहले भी अगर व्यवस्थापिका का विश्वास उनको प्राप्त नहीं होगा तो उसको पद से हटाया जा सकता है। इसके अंदर आप देखिए कि सब एक के लिए तथा एक सबके लिए जैसी कहावत है इसके अंदर। वे इकट्ठे ही तैरते हैं या इकट्ठे ही डूबते हैं, ये बात कही जाती है इसमें। और इसका अर्थ यह होता है कि मंत्रिमंडल में जब एक निर्णय हो जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति जो है वह मंत्री का कर्तव्य है कि उसका संसद और जनता में समर्थन करे, चाहे मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय से सहमत हो या न हो। तो मंत्रिमंडल जनता, विधानमंडल और कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान के समूह के एक इकाई के रूप में कार्य करता है। तो उसकी नेक्स्ट अपने जो विशेषता देखिए वह क्या देखिए कि सामूहिक उत्तरदायित्व। और सामूहिक उत्तरदायित्व होगा ना कि एक सबके लिए और सब एक के लिए, इकट्ठे तैरेंगे और इकट्ठे डूबेंगे। फिर इसकी जो 5वीं विशेषता आती है वह है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। कि संसदीय जो शासन प्रणाली, प्रत्येक मंत्री जो है वो अपने अधीन विभाग का प्रबंधक होता है। जिसको जो विभाग दिया जाता है उसका प्रबंध वही करेगा। तो इस प्रकार उसे व्यक्तिगत रूप से उस विभाग को अच्छी तरह से चलाने के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी रहना पड़ता है। तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी होगा ना उसका अपने विभाग का। इसी तरह से प्रधानमंत्री का नेतृत्व, कि संसदीय शासन में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का क्या होता है? नेता होता है, और वह मंत्रिमंडल रूपी मेहराब की आधारशिला है। नहीं वही है एक तरह से, उसी पर सारी सब टिके रहते हैं।
और लास्की ने जैसा कि कहा है कि मंत्रिमंडल के निर्माण, जीवन और अंत में केंद्रीय स्थिति रखता है कौन? प्रधानमंत्री, है ना, जो उसका बहुमत दल का नेता होता है। तो संसद के निम्न सदन में बहुमत दल का नेता होने के कारण वह सदन का भी नेता कहलाता है। ठीक है ना, जैसा कि R.H. सोल्टोव कहते हैं, देखिए कि ये वैसे R.H. सोल्टोव का कथन है कि प्रधानमंत्री में एक साथ 4 व्यक्तित्व मिले हुए होते हैं। कौन कौन से? प्रथम, वह कैबिनेट अर्थात देश की सरकार का प्रधान होता है। दूसरा, वह संसद का नेता होता है। तीसरा, वह कैबिनेट का राज्य के प्रधान के साथ संबंध स्थापित करता है। और चौथा, वह राजनीतिक दल का भी प्रधान होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार एक प्रधानमंत्री के अंदर ये चारों बातें मिली हुई होती हैं। तो ये आपने देखा होगा कि हम संसदीय शासन प्रणाली किसे कहेंगे और उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, उसको हमने देखा। भारत का जो संविधान है वो केंद्र और राज्य दोनों में संसदीय सरकार के स्वरूप की ही स्थापना करता है, उसकी ही व्यवस्था करता है। संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र में संसदीय व्यवस्था का उत्पन्न करते हैं और 163 और 164 राज्यों में इस व्यवस्था का उत्पन्न करते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में भी कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में तो केंद्र के अंदर ये उपबंध है और कौन से अनुच्छेद के अंदर राज्य के अंदर ये उपबंध है। तो आप 74, 75 केंद्र के लिए कह सकते हैं और अनुच्छेद 163 और 164 राज्यों के लिए कह सकते हैं। इसी तरह से मैं फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूँगी कि आज जो हमने देखा उसमें से जो मुख्य प्रश्न बनते हैं वह बनते हैं कि संस्थात्मक शासन से आप क्या समझते हैं। तो आपको संस्थात्मक शासन का अर्थ बताना है, गार्नर की परिभाषा बतानी है और गैटल की परिभाषा। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसके साथ ही आपका बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो उसमें आता है कि संस्थात्मक शासन की प्रमुख विशेषताएं लिखी हैं। तो आपको 6 जो विशेषताएं हैं उसको इसके अंदर आपको डिस्कस करना है। अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगी संसदीय शासन के गुण एवं दोष और उससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं और कौन कौन से प्रश्न जो है वो आपको एग्जाम के अंदर जो आपका वार्षिक पेपर देना होता है प्रथम वर्ष का उसके अंदर आते हैं, है ना, उसको मैं डिटेल से आपको समझाऊंगी। आज आप संस्थात्मक शासन का अर्थ और उसकी विशेषताओं को अच्छी तरह से देखिए। धन्यवाद बच्चों।